हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। क्या कहते हैं? वलय श्रृंखला समावयवता। ठीक है, क्या बोलते हैं? वलय श्रृंखला समावयवता। सुनो क्या होता है। जब एक आइसोमर रिंग के फॉर्म में है और दूसरा आइसोमर चेन के फॉर्म में हो, एक आइसोमर रिंग फॉर्म में हो और दूसरा आइसोमर चेन फॉर्म में हो, तो बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैं लिख देता हूं। अणुसूत्र और अणुभार समान होता है, समान होता है। अणुसूत्र और अणुभार समान होता है, किंतु एक आइसोमर रिंग के रूप में होता है, रिंग के रूप में होता है, होता है। और दूसरा आइसोमर चेन के रूप में होता है। ठीक है बेटा, अणुसूत्र और अणुभार समान होता है, किंतु एक आइसोमर रिंग के रूप में होता है और दूसरा आइसोमर चेन के रूप में होता है। ठीक है, अच्छा इसका एक तरीका बता देता हूं मैं आपको। आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं। देखो ट्रिक क्या है। एल्कीन के साथ साइक्लोएल्केन तथा एल्कीन के साथ साइक्लोएल्केन तथा एल्काइन के साथ साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन रिंग चेन आइसोमेरिज्म देता है। ये इसका तरीका हो जाएगा, है ना। एल्कीन के साथ साइक्लोएल्केन तथा एल्काइन के साथ साइक्लोएल्कीन रिंग चेन आइसोमेरिज्म देता है ना। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल से लेते हैं अपन। जैसे मान लो CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, एक ये कंपाउंड है मेरे पास, है ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखना, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड लगा है इसको मैं यहाँ से छुड़ा के यदि इस कार्बन से जोड़ दूं, है ना, ये जो डबल बॉन्ड लगा है इसको यदि यहाँ से छुड़ा के यहाँ जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, इस तरह से देखो ये ऐसा लगा है, इसको यहाँ से छोड़ के एक तरफ से तो ये इधर जुड़ा रहेगा और एक तरफ से यहाँ जोड़ दे, जैसे 1 2 3 4। तो 1 नंबर के कार्बन से ये जो डबल बॉन्ड जुड़ा है इस डबल बॉन्ड को एक तरफ से तो एक से ही जोड़ के रखें और दूसरी तरफ से 4 नंबर के कार्बन से जोड़ दें, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा ये CH2, ये डायरेक्ट वाले बना देता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, जबकि ये ऊपर वाला क्या है, ये है ब्यूटीन। ठीक है ना, तो एल्कीन के साथ साइक्लो एल्केन क्या शो कर रहा है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नोट करो। चलो एक और देख लो, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे मान लो इस तरह से लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, इसको नंबर दे देते हैं अपन 1 2 3 और 4। अब ये 1 नंबर के कार्बन पे जो ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको यहाँ से निकाल के एक तरफ तो यहीं जुड़ा रहने दे और एक तरफ से यहाँ 4 नंबर से जोड़ दे इसको यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरह से, और एक बॉन्ड तो इधर आ गया, बचे कितने, 2, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दो इस तरह से। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, जबकि ये क्या है, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। तो देखो एल्काइन के साथ साइक्लो एल्कीन क्या शो कर रहा है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं मध्यावयवता, मध्यावयवता। मेटामेरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यावयवता, है ना। ये क्या होता है, सुनो, इसमें क्या होता है, अणुसूत्र समान होता है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी समान होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से जो एल्काइल समूह जुड़े होते हैं वो भिन्न होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अणुसूत्र समान, ठीक है, पॉलीवेलेंट, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी समान, है ना, अणुसूत्र समान, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी समान। किंतु फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले
एल्काइल समूह भिन्न होते हैं। ठीक है, अणुसूत्र समान, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी समान, किंतु फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले एल्काइल समूह भिन्न होते हैं। अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो निम्नलिखित पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, निम्नलिखित पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म देते हैं। निम्नलिखित पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म देते हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, देखो एक तो ईथर, ठीक है, ईथर, ईथर मेटामेरिज्म देगा। देन थायोईथर, ये मेटामेरिज्म देगा। एमीन, ये मेटामेरिज्म देगा, है ना। एमीन हो गया, यहीं पर लिख देता हूँ। कीटोन, ये मेटामेरिज्म देगा। एस्टर, एस्टर, ये मेटामेरिज्म देगा। एनहाइड्राइट, ये मेटामेरिज्म देंगे। एमाइट, ये मेटामेरिज्म देगा, है ना। तो ये कुछ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जो मेटामेरिज्म शो करेंगे, है ना, नोट कर लो। चलो, याद रखना है ना कौन कौन से ग्रुप है। ईथर, थायोईथर, एमीन, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड और एमाइट, है ना। ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और ये मेटामेरिज्म देंगे, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप से, किससे, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले एल्काइल समूह कैसे होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं आपको इसकी पहचान बताता हूं, कैसे पहचानेंगे। पहचान,
तो अपने को क्या करना है बेटा, जो कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। यदि दोनों कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम भिन्न भिन्न आते हैं तो वो मेटामेरिज्म शो करेगा, है ना, यही इसकी पहचान है। दोनों कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम भिन्न होते हैं। दोनों कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है ना, यही इसकी पहचान है। यदि दोनों कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम भिन्न आते हैं तो उनमें मेटामेरिज्म होगा, है ना। चलो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने एक कॉलम में लिखा कंपाउंड, एक कॉलम में लिखा कंपाउंड और एक कॉलम में लिखा मेटामेरिज्म, एक कॉलम में लिखा कंपाउंड और एक में लिखा मेटामेरिज्म, ठीक। अच्छा, जैसे मान लो पहला कंपाउंड ये है CH3OCH3, है ना। तो आपको बताऊं बेटा ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा कंपाउंड CH3O C2H5, ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। तीसरा कंपाउंड C2H5O C2H5, है ना, ये मेटामेरिज्म शो करेगा, है ना। ये शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा, लेकिन ये शो करेगा, है ना। मैं इसके नाम लिख देता हूं, देखो इसका नाम हम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर, है ना। इनके नाम में सिखा चुका हूं आपको। इसका नाम लिखेंगे, ये कॉमन नाम लिख रहे हैं अपन, इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। और इसका नाम लिखेंगे डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये जो डाई इथाइल ईथर है ये मेटामेरिज्म शो करेगा, है ना। अब ये शो क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो अपन समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे हमने लिखा था C2H5O C2H5, ये लिखा था। चलो इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। देखो ये ईथर है, ये ईथर है। ईथर के दोनों तरफ देखो, इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो दोनों तरफ सेम ही है, तो किधर भी नंबर दे दो। जैसे मान लो यहाँ नंबर दे दिया 1 और ये 2, 2 कार्बन है ना, तो एक साथ 1 2 दे दिया। अब इस तरफ ये जो जुड़ा हुआ है ये पूरा प्रतिस्थापी होता है। क्या होता है, प्रतिस्थापी। तो 1 पोजीशन पे है ये, और देखो ये एथ और ये ऑक्सी, तो मैं बोलूंगा 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। उसके बाद 2 कार्बन को नंबर मिला इसलिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, है ना। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 1 एथॉक्सी एथेन। अब एक कंपाउंड तो ये हो गया। दूसरा कंपाउंड हम ऐसा बना सकते हैं कि देखो इधर जैसे 2 कार्बन है, तो ऐसा करो 2 में से 1 कार्बन आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो इधर एक ही बचेगा, इधर एक ही बचेगा, मतलब CH3, और यहाँ पे इधर कितने हो गए 3, तो आप तीनों को ऐसे बना सकते हैं CH2 और CH3, इस तरह से।
ठीक है। अब ये ईथर है, इसके दोनों तरफ देखो तो इधर केवल एक कार्बन है जबकि इधर 3 कार्बन है, तो मैं इसमें चेन में नंबर दूंगा 1 2 3, है ना। यहाँ पे तो दोनों तरफ सेम ही थे, आप इधर देते नंबर तो भी सही होता, लेकिन इसमें इधर लंबी चेन है इसलिए हमने इधर नंबर दिया। ठीक, अब उसके बाद ये जो है ये हो गया प्रतिस्थापी। क्या हो गया? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी में इसको क्या बोलेंगे? देखो ये मेथ और ये ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। मेथॉक्सी पोजीशन क्या हो जाएगी? 1 1 मेथॉक्सी। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो क्या नाम हो गया? 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। अब आप देखो इसका आईयूपीएसी नाम 1 एथॉक्सी एथेन है, जबकि इसका आईयूपीएसी नाम 1 मेथॉक्सी प्रोपेन है ना। मतलब आईयूपीएसी नाम अलग अलग आ रहे हैं, है ना। अच्छा, दोनों का फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा भाई, मैंने इस कंपाउंड को इसी से तो बनाया है। ऊपर वाले कंपाउंड में देखो कार्बन कितने हैं? 2 ये और 2 ये 4, तो C4। हाइड्रोजन 5 ये और 5 ये 10, और एक है ऑक्सीजन, तो ये है C4H10O। ठीक है ना, ये कंपाउंड है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन आईयूपीएसी नाम अलग अलग आ रहा है, तो ये दोनों कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है ना, नोट करो। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स होंगे, है ना। अच्छा, अगला देखो, जैसे कंपाउंड और मेटामेरिज्म। जैसे कंपाउंड में मान लो, जैसे कंपाउंड में ये लिखा CH3NH CH3, ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा लिखा CH3NH C2H5, है ना, ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। तीसरा लिखा C2H5NH C2H5, ये मेटामेरिज्म शो करेगा, ये मेटामेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब ये मेटामेरिज्म कैसे शो करता है वो अपन समझते हैं। देखो जैसे ये कंपाउंड है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, C2H5NH C2H5, एक कंपाउंड तो ये है। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? जैसे इधर 2 कार्बन है, 2 में से एक कार्बन आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा CH3NH CH2 CH2 CH3, है ना। अब इनके आईयूपीएसी नाम लिखो, तो आप देखो इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो आप इधर नंबर देते हो तो भी सही होगा, इधर नंबर देते हो तो भी सही होगा। मान लो मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ 1 2, ठीक है, 2 कार्बन है तो 1 2 हो गया। अब ये क्या है? इथाइल। इथाइल किससे जुड़ा? एन से, तो मैं बोलूंगा एन इथाइल। ठीक है ना, ये प्रतिस्थापी हो गया ये, तो ये किससे जुड़ा है? एन से, तो हम क्या बोलेंगे? एन इथाइल। उसके बाद 2 कार्बन को नंबर मिला इसलिए 8, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे क्या जुड़ा? एमीन, तो 1 एमीन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? एन इथाइल एथेन 1 एमीन। अब इसको देखो, इसके दोनों तरफ देखो,
तो इधर एक कार्बन है जबकि इधर 3 कार्बन है, तो मैं इस तरफ नंबर दूंगा 1 2 3। अब ये देखो, ये क्या है, मिथाइल, और एन पे जुड़ा, तो हम बोलेंगे एन मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे आ जाएगा एमीन, 1 एमीन। ठीक है ना। अब आप देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का आईयूपीएसी नाम अलग अलग है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और कौन सी आइसोमेरिज्म? मेटामेरिज्म। ठीक, नोट करो। चलो अगला देखो, जैसे कंपाउंड और मेटामेरिज्म। ठीक है ना। चलो कंपाउंड में मान लो पहला कंपाउंड हम ये ले लेते हैं CH3 CH3 CO, अरे यार, CH3 CO CH3 है ना, ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा कंपाउंड CH3 CO CH2 CH3, ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। तीसरा कंपाउंड CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये मेटामेरिज्म शो करेगा। ठीक है ना। अब ये मेटामेरिज्म कैसे शो करेगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं ना, इसी से समझते हैं अपन, सॉल्यूशन से। इसको समझाता हुआ ना ये कैसे शो करेगा। देखो पहले मैं इसी को बना लेता हूँ, CH3 CH2 CO CH2 और CH3। ठीक है, चलो इसका नाम लिखते हैं। तो मैं इधर से नंबर दूंगा 1 2 3 तो भी ये 3 पे आएगा, और इधर से नंबर दूंगा 1 2 3 तो भी ये 3 पे आएगा। ठीक है ना। तो कहीं से भी दे दो, जैसे यहाँ से दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है ना। 5 कार्बन को नंबर मिला इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 3 पे क्या हो गया, ओन। तो क्या नाम हो गया, पेंटेन 3 ओन। अब अपन ऐसा करो, ये जो 2 नंबर का कार्बन है इसको उठा के इधर 5 के बाद रख दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CO CH2 CH2 CH3। ठीक है। अब कहाँ से नंबर देंगे, तो इस वाले कंपाउंड में ये जो कीटोन है ये इधर से पास पड़ेगा, तो यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4 और ये 5। 5 कार्बन को नंबर मिला इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो पेंटेन, और 2 पे हो गया ओन, तो पेंटेन 2 ओन। अब देखो ये पेंटेन 3 ओन है जबकि ये पेंटेन 2 ओन है ना। ये पेंटेन 3 ओन है और ये पेंटेन 2 ओन है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेंगे। ठीक है ना। इन कंपाउंड में यदि आप इस तरह से बनाओगे तो आईयूपीएसी नाम सेम आएगा, आईयूपीएसी नाम सेम आएगा,
मतलब ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है ना, नोट करो। चलो कुछ और केस देख लो। जैसे एक एस्टर वाला देख लो। जैसे CH3 CH2 है ना, COOCH3 है ना, ये एक कंपाउंड है। मैं ऐसा करता हूं, इसमें नंबर देता हूं, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, और ये हो गया मिथाइल। ये क्या हो गया, मिथाइल। तो पहले मैं इस मिथाइल का नाम लिखूंगा, तो पहले लिखा मिथाइल, लिख दिया मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो आखिरी का E है इसको हटाऊंगा और इसको हटा के पीछे OH लगा दूंगा, तो इसका नाम हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। क्या नाम हो गया, मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है ना। अब मैं ऐसा करता हूं, देखो ये जो 3 नंबर का कार्बन है इसको उठा के मैं इस मिथाइल के बाजू में रख लेता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 COO CH2 CH3 है ना। मैंने इसको उठा के इस तरफ रख लिया। अब यदि इसको मैं नंबर देता हूं तो 1 2, और अब ये क्या हो गया, ये हो गया इथाइल। ये क्या हो गया, इथाइल। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथाइल। तो इथाइल लिख लिया, इथाइल लिख लिया। उसके बाद 2 कार्बन को नंबर मिला इसलिए 8, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N। और अब क्या करते हैं, आखिरी का E हटा के पीछे OH लगा लेते हैं, तो क्या नाम हो गया, इथाइल एथेनोएट। अब देखो इसका नाम मिथाइल प्रोपेनोएट है जबकि इसका नाम इथाइल एथेनोएट है, मतलब दोनों का IUPAC नाम अलग अलग है, लेकिन आप फार्मूला देखोगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही आएगा। देखो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5, 3 2 5 और 5 3 8, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये का यही फॉर्मूला सेम इसका आएगा। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 और 3 8, ये 8 हो गए। और ऑक्सीजन 2 है, ये 2 ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन IUPAC नाम दोनों का अलग अलग आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन IUPAC नाम भिन्न हो, वे मध्यावयवता शो करेंगे, मध्यावयवता दर्शाएंगे। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कुछ की पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूं। की पॉइंट है ना, की पॉइंट। की पॉइंट में ऐसा करते हैं, पहला पॉइंट तो हम ये लिख लेते हैं, मध्यावयवता, मध्यावयवता के लिए, मध्यावयवता के लिए कीटोन में कम से कम, कम से कम 5 कार्बन
होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना। मध्यावयवता के लिए कीटोन में कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन वाला कीटोन मध्यावयवता शो नहीं करता है ना। जैसे मैंने एक कीटोन वाला केस बताया था आपको अभी, ये वाला। इसमें देखो, इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन वाला शो नहीं करता है। 1 2 3 4। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन वाला भी शो नहीं करता है। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाला शो करेगा, है ना, ये 5 कार्बन वाला ही है। तो मध्यावयवता के लिए कीटोन में कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए, तो मध्यावयवता शो होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे एमीन में भी पूछ सकते हैं। जैसे एमीन में देखो, ये 2 कार्बन वाला शो नहीं कर रहा है, ये 3 कार्बन वाला भी शो नहीं कर रहा है। मतलब एमीन में कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए? 4। ऐसा कैसे? ईथर का देखो, ईथर का देखो, ईथर में इसमें कितने कार्बन है? 1 और ये 1, ये 2। 2 कार्बन वाला शो नहीं कर रहा। इसमें 1 और 2, ये 3। 3 वाला भी शो नहीं कर रहा। लेकिन इधर देखो, 2 और 2 4, मतलब 4 कार्बन वाला शो कर रहा है ना। तो इस तरह से याद रखना। हमने एक कीटोन वाला पॉइंट लिख लिया है, बाकी आप ध्यान रखना, है ना। तो मध्यावयवता के लिए कीटोन में कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। अगला पॉइंट, मध्यावयवी। मध्यावयवी, मध्यावयवी CI और PI भी होते हैं। होते हैं, किंतु प्राथमिकता मेटामेरिज्म को देते हैं। ठीक है, प्राथमिकता किसको देते हैं? प्राथमिकता मेटामेरिज्म को देते हैं, है ना। जो जो मध्यावयवी होते हैं। कौन? मध्यावयवी। जो मध्यावयवी होते हैं वो चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। मतलब वो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर भी होते हैं, लेकिन हम प्राथमिकता किसको देंगे? हम प्राथमिकता मेटामेरिज्म को देंगे, है ना। देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ, इधर पीछे देखो। जैसे इसमें देखो आप, इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है? प्रोप। और इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है? एथ, है ना। इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है? प्रोप। और इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है? एथ। ठीक है ना। तो जब रूट वर्ड अलग अलग हो तो कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? चेन आइसोमेरिज्म। मतलब ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, लेकिन मैं प्राथमिकता किसको दूंगा? मेटामेरिज्म को। मतलब ऑप्शन में यदि चेन आइसोमेरिज्म और मेटा आइसोमेरिज्म दोनों है तो मैं मेटा आइसोमेरिज्म को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मैं मेटा आइसोमेरिज्म को प्राथमिकता दूंगा, प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले कंपाउंड में देखो, इस वाले कंपाउंड में जो पोजीशन है, पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन कीटोन की 3 आ रही है, जबकि यहाँ पे कीटोन की पोजीशन 2 आ रही है। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग है, यानी कि ये जो दोनों कंपाउंड है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, स्थिति समावयवता भी दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्राथमिकता किसको दूंगा? मेटामेरिज्म को। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो मध्यावयवी होते हैं वो CI और PI भी होते हैं, मतलब चेन आइसोमर
और पोजीशन आइसोमर भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, प्राथमिकता में मेटामेरिज्म को दूंगा। मतलब CI, PI और मेटामेरिज्म तीनों में से कोई एक मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं मेटामेरिज्म सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक आखिरी पॉइंट और लिख लो। अणुसूत्र समान और अणुसूत्र समान किंतु IUPAC नाम भिन्न होने पर यौगिक मेटामेरिज्म देगा। ठीक है बेटा, अणुसूत्र कैसा होना चाहिए, समान, लेकिन IUPAC नाम कैसा होना चाहिए, भिन्न। तो अणुसूत्र समान किंतु IUPAC नाम भिन्न होने पर जो यौगिक होगा वो मेटामेरिज्म देगा, मतलब उसमें मेटामेरिज्म होगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन IUPAC नाम भिन्न है। तो अणुसूत्र समान किंतु IUPAC नाम भिन्न हो तो वो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ पे हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म भी कंप्लीट हो जाता है। अब कल के लेक्चर में हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।